आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स के रीडिंग एग्जाम के बारे में और जानेंगे कि क्या है सही तरीका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाली कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को आंसर करने का। और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के बाद कैसे आप बैंड 5 से बैंड 8 तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ इन्फोटेक के आइल्स सीरीज़ में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रीडिंग एग्ज़ाम के ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन वाली जो कैटेगरी वाली क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, उसमें क्या क्या स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं, किस तरह का फॉर्मेट इन क्वेश्चंस में होता है, कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको कि आप यूज़ करके इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी ये पता होगा कि रीडिंग एग्जाम में कई तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द हेडिंग आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, येस नो आ सकता है। तो बहुत तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो रीडिंग के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में जो है हम वो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट्स को आते हैं जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी हम लगाएं, और कैसे बहुत कम टाइम में जो है आप इन क्वेश्चंस के सही आंसर दे सकते हैं। तो ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बहुत डिटेल में बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज आइल्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अब इस चैनल पर आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, या उसको एक आर्टिकल भी बोल सकते हैं, जो कि किसी भी टॉपिक पर हो सकता है, चाहे वो किसी देश की पॉलिसी से रिलेटेड हो सकता है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो सकता है, वो कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो सकता है, या कोई भी टॉपिक जो आप सोच सकते हैं वो उससे रिलेटेड हो सकता है। तो एक तो हो गया ये पैसेज जो कि आपको दिया गया होगा, और उसी पैसेज से रिलेटेड जो है आपके पास कुछ एक स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जो कि आपको बताना होगा कि वो ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। ट्रू कोई भी स्टेटमेंट तब होती है जब वो पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन से एग्जैक्टली मैच कर जाए। इसी तरीके से फॉल्स कोई स्टेटमेंट तब होती है जब वो पैसेज में दी गई इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करे, मतलब कि उसके ऑपोजिट हो। और नॉट गिवन तब होती है जब ना तो वो ट्रू हो और ना वो फॉल्स हो, मतलब कि उस स्टेटमेंट के बारे में पैसेज में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ये फॉर्मेट होता है इन ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस का। तो चलिए सबसे पहले अब इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन अगर मैं पढ़ूँ तो वो बोलता है रीड द पैसेज केयरफुली। ठीक है कि आपको पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही करना है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड नहीं करनी है। यानी कि ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में पता हो, लेकिन हो सकता है जो डिटेल्स आपको पता है हो सकता है पैसेज में उसके कुछ अलग डिटेल्स दी गई हैं, या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई, जो आपके पास नॉलेज है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको अपना कुछ भी वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज में से दिखे, मिले, आपको उसी को यूज़ करके, उसी को सच मानकर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, यानी कि उनको ट्रू, फॉल्स या फिर नॉट गिवन मार्क करना है। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थर्ड इंस्ट्रक्शन है, फॉर ईच स्टेटमेंट डिसाइड इफ द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज सपोर्ट्स द स्टेटमेंट विच इज गोना बी ट्रू, contradicts the statement which is going to be false, or if there is not enough information in the passage to determine the statement's accuracy, then you mark it as not given. तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू कब करना है, फॉल्स कब करना है और नॉट गिवन कब करना है। और नीचे है कि हाँ, आपको अपने आंसर जो है वो आंसर शीट पर लिखने हैं, एंड रिमेंबर टू फॉलो द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच क्वेश्चन टाइप। तो आपको ये जो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, आपको हर एक क्वेश्चन को आंसर करने से पहले इसको अपने दिमाग में रखना है। तो ये कुछ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफाइड है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 ऐसे चैलेंजेस की बात करता हूँ जो कि आम तौर पर स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, आंसर करने के लिए। सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये आती है कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हमारे पास। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा पैसेज आ गया अब, और उसमें से आपके पास 6 या 7 या 8 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन में मार्क करना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर दिया तो यू विल रन आउट ऑफ टाइम। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि टोटल रीडिंग का जो एग्ज़ाम है वो 60 मिनट्स का एग्ज़ाम है।
और उसमें 3 सेक्शन होते हैं। तो अगर आपने इस पे बहुत ज़्यादा आपने एक एक स्टेटमेंट को आप पढ़ते गए, आपको समझ में आया, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं आई, अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया तो देन यू विल रन आउट ऑफ टाइम। तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 90% स्टूडेंट के पास नहीं है। ऑफकोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो स्ट्रैटेजीज पता होती हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो वो स्ट्रैटेजी सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्पीड थोड़ा सा इसमें मैटर करेगा कि आप जितनी जल्दी उनको पकड़ पाएंगे, उन कीवर्ड्स को या उन स्टेटमेंट्स को जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सेकंड जो चैलेंज आता है, क्योंकि इसमें आपको पैसेज को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस पैसेज को स्किम करना है और आपको सिर्फ उन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस करना होता है। वो ट्रू है, फॉल्स है, या फिर उनके बारे में कुछ बात ही नहीं की गई है। हो सकता है पैसेज में बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जो कि आपसे पूछी ही नहीं गई है क्वेश्चंस में। तो उस केस में आपकी जो स्किमिंग टेक्निक है, जो कि आपको जल्दी से उस पैसेज को अंडरस्टैंड करना और उसको मैच करना क्वेश्चंस के साथ, और उन क्वेश्चंस को फिर आइडेंटिफाई करना इनटू डिफरेंट बकेट्स, ट्रू, फॉल्स वर्सेस नॉट गिवन, तो वो एक स्किमिंग टेक्निक जो है वो आनी बहुत ज़रूरी है। और ये अगर आपको नहीं आती है तो देन इट बिकम्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। थर्ड जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो आती है ट्रू या फिर नॉट गिवन के अंदर कंफ्यूजन होना। क्योंकि फॉल्स को देखिए, फॉल्स को आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली बहुत इजी होता है, बिकॉज वो सीधा सीधा आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो पैसेज में दिया गया है उससे बिल्कुल उलट जाकर कुछ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। तो फॉल्स को आइडेंटिफाई करना इट्स रिलेटिवली मच ईजियर रैदर देन ट्रू वर्सेस नॉट गिवन में। क्योंकि बहुत बार ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें आपको ये नहीं समझ में आता कि ये ट्रू है या फिर ये नॉट गिवन है, और इसी चीज़ को आगे अभी हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम एक्चुअल पैराग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर चलते हैं। तो जल्दी से मैं आपको स्क्रीन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे आप जो देख पा रहे हैं वो एक पैराग्राफ है, यानी कि वो एक आर्टिकल है या पैसेज है, और राइट साइड पे जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जिसको कि हमें बकेट करना है इनटू ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन कैटेगरी में। ठीक है, तो अब मैंने इससे पहले कुछ एक स्ट्रैटेजीज की बात करी थी कि आपको किस तरह से जल्दी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जल्दी से आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो उसके लिए जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी, जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रैटेजी है, उसका सबसे पहला पार्ट ये है कि आपको ये क्वेश्चंस को फटाफट से पढ़ लेना है, या ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको आपको फटाफट से पढ़ लेना है। इससे आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जैसे ही आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लेंगे, एक तो आपको टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी कि इस टॉपिक में किस चीज़ के ऊपर बात की हुई है। ठीक है, दूसरा जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि मुझे इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ढूंढना है, वर्सेस रेस्ट ऑफ द पार्ट इन दिस टॉपिक इज़ जस्ट नॉइज़, राइट। तो बाकी की जो चीज़ें हैं जो यहाँ पूछी ही नहीं हुई हैं, वो आपके लिए सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है जिससे आपको कुछ मिलेगा, जिससे आपको ये आइडेंटिफाई करना ईजी होगा कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। ठीक है, तो इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। द पैसेज स्टेट्स दैट द क्लाइमेट चेंज इज सोलली कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो मुझे इस लाइन से मतलब ये समझ में आ गया कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से ही हो रहा है। ऐसा इस पैसेज में अगर हमें कहीं पे मिल गया तो ये ट्रू है, अगर यह कहीं भी नहीं मिला या इसके ऑपोजिट कुछ मिला तो ये फॉल्स है, और अगर इसके बारे में कोई बात ही नहीं की हुई है तो ये नॉट गिवन है। तो इस तरह से हमें इस स्टेटमेंट को इस पैसेज में से आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ओनली अ फ्यू नेशंस इन 2015। ठीक है, तो ये भी बहुत क्लियर है कि पेरिस एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था बाय ओनली अ फ्यू नेशंस, कुछ एक नेशंस ने उसको साइन किया था इन 2015। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है कि स्केप्टिक्स बिलीव दैट द क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इशू एंड इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो जो इसके ऑपोजिट वाले स्केप्टिक्स का मतलब होता है कि जो इसके ऑपोजिट, कुछ एक लोग तो हैं जो मानते हैं कि फॉसिल फ्यूल से या कुछ और ह्यूमन एक्टिविटी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन स्केप्टिक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इसके ऑपोजिट बिलीवर हैं, जो इस थ्योरी को नहीं मानते, वो बोलते हैं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और ये सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज इज़ जस्ट वेरी वेरी नेचुरल, क्योंकि जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है उसी की वजह से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ह्यूमन एंगल इसमें उनको नहीं लगता, और ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम ये देख लेंगे इसमें कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो बोलती है द पैसेज मेंशंस दैट एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज आर ओनली हैपनिंग एट अ नेशनल लेवल और एट द नेशनल लेवल। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट मतलब उसको रिवर्स करना, उससे फाइट करना या उसके ऊपर कुछ काम करना, ठीक है, उसके लिए जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो सिर्फ नेशनल लेवल पर ही हो रहे हैं।
ऐसा इस पैसेज में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो हम इसको ट्रू कर देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है, इसके ऑपोजिट लिखा हुआ है कि नेशनल नहीं किसी और लेवल पे भी हो रहा है या नेशनल के साथ साथ किसी और लेवल पे हो रहा है, और अगर बिल्कुल भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, तो हम इसको नॉट गिवन कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने चारों के चारों सेंटेंसेस या चारों के चारों जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ लिया है। अब हम जल्दी से इस पैसेज की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद अब हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है कि ये जो पैसेज है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में है। इसके अंदर कहीं ना कहीं पेरिस एग्रीमेंट आएगा, इसमें कुछ एक स्केप्टिक्स के बारे में बात की होगी कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है, उनको क्या लगता है। और चौथा जो है, इस पैसेज में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कि इसको जो कॉम्बैट करना है, इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं वो नेशनल लेवल पे हो रहा है या किसी और लेवल पे हो रहा है। तो हमें ये मोटा मोटा ये चार चीज़ें अब हमें इस पैसेज में ढूंढनी है। अब ये तो बहुत छोटा सा पैसेज है, हो सकता है ये बहुत बड़ा पैसेज होता, तब इसको हैंडल करने का तरीका कुछ और होता। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं और उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए वर्सेस कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है विच इज़ जस्ट अ नॉइज़, या फिर वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको स्किम थ्रू करते हैं और बैक ऑफ द माइंड में, क्योंकि अब हमारे पास ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स हैं, तो जैसे जैसे हम लाइंस पढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि हमें इमीडिएटली क्लिक होता जाएगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या इन चारों से रिलेटेड, इन चारों स्टेटमेंट से रिलेटेड उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू दैट हैज़ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर आवर प्लैनेट। ठीक है, तो मुझे पता है कि इन चारों में से इसमें कुछ नहीं है, तो ये जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अ नॉइज। The rising temperature, melting ice caps and extreme weather events are all indicators of Earth's changing climate. अब देखिए, अब यहाँ पे ये डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट मुझे ये पता है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द राइजिंग टेम्परेचर्स, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ अर्थ्स चेंजिंग क्लाइमेट। तो यानी कि सिर्फ बर्निंग और फॉसिल फ्यूल से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, वो ये सारे फैक्टर से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दैट मीन्स हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कुछ एडिशनल इंडिकेटर्स के बारे में भी बात की हुई है जिससे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें अब आगे बढ़ते जाना है और आइडेंटिफाई करते जाना है। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसेंसस अमंग साइंटिस्ट्स दैट ह्यूमन एक्टिविटीज पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स टू द वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट। देखिए, अब यहाँ पे जो है, अगर आपने सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से पढ़ा होता तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने ये पता करा है या उनका एक कंसेंसस बना है that particularly the burning of fossil fuels are significant contributors to the warming of the planet। तो यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा सिर्फ यही सोचना है कि ये significant contributor है बट only contributor नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे वर्ड यूज़ करा हुआ है solely। solely का मतलब होता है only, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल नहीं है, इसके अलावा ये जो ऊपर इंडिकेटर्स दिए हुए हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें से हमें सिर्फ पहले का आंसर मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज आर अंडरवे ऑन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए, यहाँ पे जो है एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज आर अंडरवे ऑन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, और हमने यहाँ पे ये पढ़ा था। अब स्टेटमेंट मुझे एकदम से क्लिक कर गई। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि द पैसेज mentions that the efforts to combat climate change are only happening at the national level। जबकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो efforts to address climate change which is nothing but combat are underway on both national and international level। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इसका मतलब जो है वो फॉल्स हो गई, बिकॉज जो efforts हैं वो बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं, सिर्फ नेशनल पर नहीं चल रहे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। अब हमें इसका भी आंसर मिल गया। आगे चलते हैं। कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर अडॉप्टिंग मेजर्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड ट्रांजिशन टूवर्ड्स मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। अब देखिए, ये एक नॉइज़ है जो कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इन चारों सेंटेंसेज में या इन चारों स्टेटमेंट्स में इसका कुछ लेना देना नहीं। द पेरिस एग्रीमेंट साइंड बाय न्यूमरस नेशंस इन 2015 रिप्रेजेंट अ कलेक्टिव कमिटमेंट टू लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब देखिए, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात की हुई थी, यहाँ पे भी की हुई है। अगर आप भूल गए हैं तो आप जल्दी से पढ़ लीजिए कि पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर क्या स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट ये है कि पेरिस एग्रीमेंट वॉज साइंड ओनली बाय अ फ्यू नेशंस इन 2015, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है द पेरिस एग्रीमेंट साइंड बाय अ न्यूमरस नेशन इन 2015। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। न्यूमरस नेशन से आपको लग सकता है कि बहुत सारे नेशन, और जबकि यहाँ लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू नेशन। और याद है मैंने आपको शुरू में कहा था कि ट्रू वर्सेस नॉट गिवन में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है।
तो देखिए, अब ये न्यूमरस और फ्यू को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरस आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत सारे, बट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसका क्या ये उलट है। पेरिस एग्रीमेंट वॉज साइंड ओनली बाय अ फ्यू नेशंस इन 2015, द पेरिस एग्रीमेंट साइंड बाय न्यूमरस नेशन इन 2015। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझना होगा कि फ्यू और न्यूमरस दोनों ही क्वांटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। आप फ्यू से ये नहीं बता सकते कि 2, 3, 5, 10 कितने। आप न्यूमरस से भी ये नहीं बता सकते कि 2, 3, 5, 10, 15 कितने। ठीक है, तो दोनों में ही जब क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकती तो ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना ये फॉल्स है, तो हम इसको नॉट गिवन करेंगे। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि ट्रू और नॉट गिवन में बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है और उसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू और न्यूमरस कुछ भी बता नहीं रहा है आपको। तो हम इसको बोलेंगे कि फ्यू हमें पता नहीं है, न्यूमरस हमें पता नहीं है कि कितने नेशंस, क्योंकि क्वांटिफिकेशन किसी में भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम जो है इस स्टेटमेंट को नॉट गिवन मार्क करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपको और क्लैरिटी दे सकता हूँ, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स इट्स नॉट गिवन। ठीक है, रिप्रेजेंट्स, ओके, ये तो हो गया। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स सम स्केप्टिक्स, देखिए अब ये सेम वर्ड आ गया क्योंकि आपने स्केप्टिक्स यहाँ पे पढ़ा था। सम स्केप्टिक्स आर्ग्यू दैट द सिवेरिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज इज एग्जैजरेटेड, attributing the changes to natural climate variability rather than human activities। अब देखिए, ये एग्जैक्टली वही लाइन है जो यहाँ लिखी हुई है, तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि स्केप्टिक्स बिलीव कि इस कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और ये नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है दैट क्लाइमेट चेंज इज एग्जैजरेटेड एट्रीब्यूटिंग द चेंजेस टू नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी रादर देन ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है अब क्लियरली यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस जो हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज करी है, किस तरह से इन क्वेश्चंस को देखना है, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, और बाकी का अब जो रेस्ट ऑफ द पैसेज है वो अब हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको स्किम करें, पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उसको थोड़ा सा समझें, आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फिर आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि आपको क्या क्या इसमें से फाइंड करना है, एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू फाइंड एंड टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स। ठीक है, आई होप कि इस तरीके से आप और भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में ऐसी बहुत सारी लाइव एक्सरसाइजेज हम करेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको उसको स्ट्रैटेजाइज करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ताकि आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट, डू शेयर इट विद अदर्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। थैंक यू।